इन साथियों, आप सभी का स्वागत है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। और आप लोग आज ऑनलाइन क्लास में सामान्य विज्ञान की सीरीज में फिजिक्स की सीरीज में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम में है। कोशिश करेंगे यहाँ से बाहर आपके परीक्षा में सवाल ना पूछा जाए। तो आप सभी साथी कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए है और हमारा उद्देश्य है कि आप उन टॉपिकों उन प्रश्नों को पढ़े जहाँ से आपका सिलेक्शन हो सके। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जहाँ पे जो जरूरत लगेगी हम उसे आपको लिखवाते चलेंगे, नोट्स बनवाते चलेंगे और उसके साथ साथ जहाँ पे आपको महत्वपूर्ण लगेगा आप स्वयं लिखते चलेगा, प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेते चलेगा। ये निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देश हित में राष्ट्र हित में है, क्योंकि अभी की बार एक ये सब क्लास आपके लिए देश हित में राष्ट्र हित में है, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। चलिए एक एक करके इस क्लास के अंत तक चलते हैं और आप भी जुड़िएगा। पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। एक एक करके आप दिए गए प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रश्नों का जवाब जरूर से देंगे, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य के प्रकीर्णन के कारण। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर जो आंसर है वो डी है। माने आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका लघुत्तर होगा ना, लघुत्तर। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का जो प्रकीर्णन है इसके कारण। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आपका? सी होगा। माने सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें 7 रंग में हमारी आंखों देख सकती हैं, जिसे बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसमें अगर बैगनी रंग की बात करें तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस, अणु, धूलकण आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका विकल्प सी होगा। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो इसका जवाब सही होगा। आप साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक करके रखिएगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है व्यक्तीकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। यहाँ पर इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें तो प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका डी होगा। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है तो इसके जवाब सही है। हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आप लोगों का वो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। मतलब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका डी है। इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तथा अपवर्तन भी है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सुबह की बात करें तो पश्चिम में और शाम की बात करें तो पूरब में दिखाई देता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। जब बूंदों पर आपतित किरण सूर्य को 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। लेकिन जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों 2 बार अपवर्तन 2 बार परावर्तन हो तब उसे हम द्वितीयक इंद्रधनुष उससे बनता है। इसमें लाल रंग अंदर और कुछ धुंधला दिखाई देता है।
इसका निर्माण जल की छोटी छोटी बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। सूर्य की सफेद किरणें जब इन जल बूंदों पर पड़ती हैं तो उनके प्रकाश का बूंद के भीतर के जो अवतल तल से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यह बूंद जब बाहर निकलने लगती है तो विक्षेपित हो जाती है और इस प्रकार विभिन्न रंग की दिखाई देती है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, इंद्रधनुष का बनना पूछा है, न कि दिखाई देना, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अपवर्तन और परावर्तन इसका सही जवाब है। हम इसके साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जवाब सभी लोग दीजिएगा कि इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है। जल की बूंदों में से सूर्य प्रकाश के विस्मरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है चलिए, आकाश किस कारण नीला होता है? तो वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला होता है, क्योंकि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है ठीक 7 रंगों में हमारी आंख देख सकती है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का सबसे अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णन के ही पृथ्वी तक पहुंच जाता है, लेकिन नीला प्रकाश हवा में जो गैस मौजूद है उसमें अणुओं धूल कणों से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में बना रहता है। इसी प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करना है। माने इसमें से कौन सा गलत है वही आपको बताना है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब दें कमेंट सेक्शन में जाकर। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, बताइए फटाफट कमेंट करके। गलत या सही आप लोग को जवाब तो देना चाहिए, बताइए फटाफट कमेंट करके। आइए इसको ध्यान से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश होता है, ये सही है। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है, ये भी सही है। आकाश की ओर इससे सबसे बाहर रंग के रूप में लाल होता है, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर रंग के रूप में लाल होता है, ये गलत है। इसलिए जो गलत है वही इस प्रश्न का सही जवाब होगा, मतलब डी। जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि हमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत कथन है। ठीक है, समझ में आप लोग को? ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं और हम प्रयास करेंगे आपका जो डाउट है इसे हम पूरी तरह से क्लियर करें। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हम यूँ कह सकते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अच्छा आ गया वही, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करना है, हम लोगों ने भी पढ़ लिया। अगला है आपके सामने, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? परावैंगनिक क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, अवरक्त क्षेत्र। बताइए सभी लोग। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा, ध्यान से अगर हम लोग देखें तो दृश्य क्षेत्र। संक्रमण आयन रंगीन प्रतीत होते हैं क्योंकि वे दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? सी होगा। हम आगे चलते, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला है आपके सामने, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस। बताइए आप लोग। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है आपका ए है, पार्थिव दूरदर्शक, मतलब इसका जवाब ए होगा। पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के जो दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस
या प्रिज्म प्रणाली होती है। इसी के साथ हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पेक्ट्रोमीटर। सी वालों के जवाब सही है। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर बताया है, श्वेत कहें या पॉलीकीमेट्रिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके घटक रंगों में विभक्त होने की घटना ही प्रकाश का परिक्षेपण कहलाती है, डिस्पेशन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकृति ने प्रकाश के जो परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो रेनबो है। क्या है आपका? रेनबो, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों को स्पेक्ट्रम का अध्ययन स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन, व्यक्तीकरण। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपवर्तन। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरणताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखता है। तरणताल या तालाब कहें, समुद्र कहें, झील कहें, ये जल से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका ए होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करिएगा। जब भी दुर्गेश सर सर्च करेंगे तो ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे सभी क्लास आप लोग को निःशुल्क देश हित में, राष्ट्र हित में मिल जाएगी। सभी क्लासें डेली की डेली। पानी की टंकी ऊपर देखने पर कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रकाश का ऋजुरेखी संचरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन। तो यहां पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा फिर से अपवर्तन होगा, कि पानी की टंकी ऊपर देखने पर हमें कम गहराई दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन है। अगर इसका निकालना हो तो आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक होता है। हम बढ़ते अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, यह ताप की मात्रा जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। तो यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण से है। पृथ्वी पर सूर्य से जो आपतित और निर्गत मान इंसिडेंट और आउटगोइंग विकिरण के संतुलन से को ताप बजट, हीट बजट कहते हैं। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का 29% भाग ऊपरी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है, और जो शेष 71% बचता है उसमें 23% वायुमंडल में धूल, जलवाष्प, धुआं, ओजोन आदि सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है, और इस प्रकार 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी सही है। हम चलते अगले प्रश्न की तरफ। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा का कारण छाई जाती है। प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। बताइए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बी वालों के सही जवाब है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा जो दिखती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन से है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मतलब जो गलत है वही आपका सही है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई देखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ये सही, ये सही, ये सही है, ये आपका गलत है। और जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और जो सही नहीं है वही आपका सही है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, विवर्तन के कारण? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अरे भी तरल से भरे बीकर तल प्रकाश के अपवर्तन घटना कारण कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लेंस किससे बनता है? जरा कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा लेंस किससे बनता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, लेंस किससे बनता है? पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच, कोबाल्ट कांच? फ्लिंट कांच। लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज, क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस में प्रयोग किया जाता है। मतलब बी वालों के जवाब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी, कैमरा? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी, कैमरा? देखिए नोट्स के लिए आप इलानी दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करिए, वहां से आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्लास के नोट्स और क्लास सभी जानकारी मिल जाएगी। सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से लाइव चल रही है। मेरे द्वारा ऐसा क्लास निःशुल्क है, देश हित में, राष्ट्र हित में है। देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सिनेमा। क्या होगा आपका उत्तर? सिनेमा। मस्तिष्क के द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप हटने के कुछ क्षण बाद तक बनी रहती है, जिसे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं को चित्र के क्रम में तैयार किया जाए, उन्हें एक दूसरे क्रम में देखा जाए, तो चित्रों आंखें क्या होती हैं? जोड़ देती हैं। चलते हुए लगता है कि चल रहा है, ऐसा में भ्रम होता है कि चल रहा है। इसका प्रयोग चलचित्र हुआ, टेलीविजन में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आपके साथ। अगला प्रश्न है, मृचिका किसका उदाहरण है? मृचिका एक उदाहरण है, तो जरा कमेंट करके बताइए मृचिका किसका उदाहरण है? केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो आपका सी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण? बताइए मरीचिका क्या है? देखिए जो मरीचिका होती है, जी हाँ, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है, आंखों का भ्रम है। इसमें जलाशय हुआ या कोई वस्तु उल्टा बड़े आकार में दिखता है, प्रतिबिंब अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और उसके प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम होता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत की है। इसलिए आप इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा?
ए इसका सही जवाब है। मृच्छका क्या होता है बताया ना, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जो प्रकाश पूर्ण आंतरिक प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला है आपके सामने सवाल, ग्रीष्म काल में मृच्छका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? सेम प्रक्रिया है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भ्रम लगता है, इसे आप रेगिस्तान में जाने लगता है आगे पानी है, उसी को हम मृच्छका के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उन्हें 1930 में भौतिक का नोबेल दिया गया। भौतिक का नोबेल दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते अगले प्रश्न की तरफ। जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 4, अनंत। सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यार एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों को। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा अनंत, डी। यदि दो समांतर दर्पण के एक दूसरे के समानांतर रख दिया जाए तो इनके बीच शून्य अंश का कोण बनेगा। कोण कितने अंश का बनेगा? शून्य अंश का। और दर्पण के बीच वस्तु में अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। बहुमूर्तिदर्शी के अंदर दो समतल दर्पण 60 अंश पर झुके होते हैं जिसमें वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, वाहनों के अग्र या दीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परवलयी दर्पण। तो वाहनों की अगर हेडलाइट की बात करें तो वहां पे परवलयी दर्पण का उपयोग किया जाता है। परवलयी अवतल दर्पण होता है, इसको अगर पूरा देखा जाए तो ये होता है परवलयी अवतल, परवलयी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयी अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत ऊर्जा को एकत्रित करके उसे उभयनिष्ठ नाभ के बिंदु तक लाने में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलयी अवतल दर्पण किसी भी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समानांतर किरण पुंज के रूप में प्रक्षेपित करती है, भेजती है, जाने देती है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। अगला है आपके सामने, कारों के हेडलैंपों में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? परवलयी अवतल, समतल, गोली उत्तल, बेलनाकार अवतल। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पे होगा परवलयी अवतल दर्पण, अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया। ए वालों के जवाब इस प्रश्न के सही है। हम चलते हैं इसके एक और अगले प्रश्न की तरफ। वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य माने पीछे देखने के लिए जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? साधारण दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिलोमित दर्पण। सभी साथी जरूर बताएंगे, जितने लोग इस वीडियो को यहां भी देख रहे हैं। ये साइंस की वो क्लास है जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपकी बार एक सेट हमारे के लिए पढ़ रहे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा उत्तर दर्पण, मतलब इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। इसकी देखने की क्षमता उत्तल दर्पण की ज्यादा होती है। वाहन चालक द्वारा इस प्रकार के दर्पण से पीछे के दूर तक के बड़े क्षेत्रों को देखने के लिए इसका प्रयोग होता है। वाहन के पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सभी लोग जवाब देंगे, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं। क्लास की टाइमिंग सबको पता है ना, आप लोग टाइम से लाइव सेशन में जुड़ जाया करिए। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा सी। अगर आपने भी इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो जवाब सही है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। दर्पण
विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती हैं। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? अवतल व समतल है, अवतल व उत्तल है, उत्तल एवं समतल है, समतल एवं उत्तल है। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तल एवं समतल। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सी। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर सी जवाब दिए हैं, इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? समतल दर्पण के, गोली दर्पण के, उल्टा दर्पण के, सीधा दर्पण के? सभी लोग जवाब जरूर देंगे। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है? सभी लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गोली दर्पण। 20 प्रश्न का सही जवाब है। गोली दर्पण किसी खोखले गोले के गोली पृष्ठ होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल अवतल। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए बाहरी सतह से होता है। अवतल दर्पण में परावर्तन दबे हुए आंतरिक सतह से होता है। बस आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रकाश की चाल क्या होती है? मैंने पढ़ाया हुआ है, आपने अगर नोट्स पढ़ी होगी तो आप लोग को शायद ये पता होगा। डेनमार्क के खगोल वैज्ञानिक थे क्रिस्टेनस रोमन ने सबसे पहले 1676 में ओले क्रिस्टेनसन 1676 सबसे पहले बृहस्पति ग्रह उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश वर्ष का चाल ज्ञात किए थे, जो 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, और अगर मीटर में पूछेगा तो 10⁻8। ठीक है, निर्वात में, किसमें? निर्वात में। ये रट लीजिएगा, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति देखकर प्रकाश की चाल का पता लगाया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। 3D फिल्म देखने के लिए जो चश्मा प्रयुक्त होता है क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, पोलराइज्ड। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा पोलराइज्ड, माने डी इस प्रश्न का सही जवाब है। पहले लाल नीले रंग के चश्मे का प्रयोग होता था 3D पिक्चरों को देखने के लिए, लेकिन अब अगर बात करें तो पोलराइज्ड लेंसों तथा LCD चश्मों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवण, परावर्तन? तो यह होगा ध्रुवण। किसके कारण होगा? ध्रुवण के कारण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहां है? कोडिकनाल, ऊटी, कवालूर, नैनीताल? तो यहां पर होगा VBO, वेणु बापू वेधशाला, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान द्वारा परिचालित एक खगोलीय वेधशाला है, जो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में, कहां पर है? वेल्लोर जिले में। कहां पर? तमिलनाडु के, तमिलनाडु। इसी वेधशाला में वेणु बापू दूरबीन भी स्थित है, जिसे एशिया का विशालतम परावर्ती दूरबीन कहते हैं। इसकी व्यास अगर हम बात करें तो 2.3 मीटर है।
व्यास इसकी 2.3 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है। विवर्तन, ध्रुवण, व्यक्तीकरण, परावर्तन। बताइए। देखिए, साबुन के बुलबुलों पर जब सफेद प्रकाश डाला जाए, श्वेत प्रकाश डाला जाए, तो रंगों में दिखाई देने के पीछे उसका व्यक्तीकरण का सिद्धांत है। जब श्वेत प्रकाश किसी किरणों साबुन के बुलबुलों पर पड़ती है तो उसकी जो बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणें परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूहों की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यक्तीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, किसके कारण होता है? परिक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसका कारण जो होगा वो है आपका व्यक्तीकरण। यहां पे अगर देखा जाए तो चारों विकल्प आपके यहाँ पे गलत है, व्यक्तीकरण होगा। बरसात के दिन में जब छोटी छोटी तैलीय परतें में चमकीले रंग दिखाई देती है तो व्यक्तीकरण के कारण ही दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्तीकरण होगा, इसमें कोई विकल्प नहीं है, व्यक्तीकरण होगा। मैं साफ साफ लिख दूं, व्यक्तीकरण। विकल्प ई बना दे इसको, ये सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते एवं आकर्षक होते हैं? जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। और आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहाँ पे सभी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी। देश हित में, राष्ट्र हित में। आज का आखिरी सवाल है, आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, जहाँ पे आपको नोट्स से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी, क्लास से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। ये सभी क्लास आपके जनपद जौनपुर से संचालित होती हैं। मेरे पास जब भी समय मिलता है मैं आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आ जाता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको टाइम से मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। उच्चतम अपवर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, बहुलित पृष्ठ परावर्तन, 100% संचरण। तो हीरा जो प्राकृतिक अवस्था मिलता है ये पूर्ण पारदर्शक होता है। क्या होता है? पूर्ण पारदर्शक होता है। इसे विशेष प्रकार के को तराश कर प्रकाश के पारगमन को रोका जाता है, ताकि आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश परावर्तन प्राप्त किया जा सके। इसी तरह से के कारण हीरे में एक ऐसी चमक होती है जो सुंदरता कारण बनती है। तो बहुलित आंतरिक परावर्तन, इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिएगा, डेली क्लास में बने रहिएगा, ताकि हम आपके लिए लगातार इसी तरह से बेहतर चीज लेकर आए और आपको और बेहतर करने पर हम भी आपका साथ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपके अंतरात्मा कहे तो। बाकी वीडियो को शेयर करना उतनी जिम्मेदारी आपकी है जितनी कि मेरी। फेसबुक पर भी वीडियो चल रहा है, वहाँ पे भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी।
और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारी। ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिस शीट्स, मॉडल पेपर, ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड सेशन और पीडीएफ नोट्स भी। ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और शुरू कीजिए अपनी लर्निंग जर्नी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 6306344367 7355 179 012। क्या आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? तो आज ही ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करिए। जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारी किताबों का झंझट हुआ खत्म। अब आपको सभी शॉर्ट नोट्स हार्ड कॉपी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश से मिल जाएगी और इसके साथ आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके भी सारी तैयारी कर